देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली पुलिस AWA TPO का जो आज एग्ज़ाम होने वाला है और कल यानी कि 27 और 28 अक्टूबर को जो दिल्ली पुलिस का AWA TPO का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें से साइंस आपको पता होगा 25/25 यानी 25 नंबर की साइंस पूछी जा रही। तो टॉप 300 क्वेश्चन लेके हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं और ये टॉप 300 क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। तो जिनका भी आज और कल एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस AWA TPO का, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा टफ और मॉडरेट दोनों लेवल के हैं जो आए हुए हैं, ठीक। एक भू स्थिर उपग्रह जो है अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो अपकेंद्रीय बल कैसे प्राप्त होता है आपको ये बताना है। तो याद रखना, ये होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से ये प्राप्त होता है अपकेंद्र बल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो याद रखना कि हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से ही स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, यानी खुद से चार्ज हो जाते हैं जब आप हाथ को हिलाओगे, ठीक। नेक्स्ट है कि जब कुएं से बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या होती है। तो आप लोगों ने खींचा होगा जो गांव के होंगे, कुएं से अगर बाल्टी को आप ऊपर खींचोगे तो पानी की सतह जो है ऊपर भारी हो जाती है। देखो, कहने का मतलब ये कि अगर पानी के अंदर है बाल्टी और भरी हुई है तो कुएं से जब खींचोगे तो हल्की लगेगी, जैसे ही पानी की सतह से ऊपर आई तो भारी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आया था, आपका जनरल टर्म का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की बात करूं, क्या था कि भारहीनता क्या होती है। तो भारहीनता जो है ना, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति है। जहाँ पे कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता वहाँ भारहीनता यानी कि भारी नहीं रह जाता। याद रखना, भारहीनता उसी को बोलते हैं जो पृथ्वी अपने ओर किसी चीज़ को खींचती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, यानी सबसे ज़्यादा किसको खींच सकते हो टूटेगा नहीं। तो स्टील जो है ना सबसे ज़्यादा इलास्टिक या प्रत्यास्थ है, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष पर निरंतर गति करता है यदि अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो अपकेंद्र बल किससे प्राप्त होता है। तो उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है अपकेंद्र बल। देखो, दो बल होते हैं, अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल। मान लो ये गोला है, तो जो अगर ऐसे ऐसे करके केंद्र की ओर कोई बल आ रहा है तो अभिकेंद्र बल है, लेकिन अगर केंद्र से बाहर की तरफ फेंक रहे हैं तो अपकेंद्र बल है। समझ रहे हो, जैसे आप हाथ की उंगली में चाबी का छल्ला ले लो, गोल गोल जब घुमाओगे ना तो बाहर की ओर जाने की कोशिश करेगा, तो वो क्या है, अपकेंद्र है। और अभिकेंद्र क्या है, जो अंदर आए, जैसे दूध दही मक्खन अपन नहीं छाछ बनाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि घड़ी में स्प्रिंग में भंडारित होता है, यानी घड़ी की जो स्प्रिंग है उसमें क्या भंडारित होता है। तो याद रखना, स्थितिक ऊर्जा होती है। पहले वाली घड़ियां होती थी नहीं जिसमें चाबी भर दें तो चार्ज हो जाती है, तो उसमें स्थितिक ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा के अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है। तो किसी भी कक्षा के अंतरिक्ष यान जो होता है ना उसमें भारहीनता का जो कारण है, कक्षा में त्वरण जो है बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हीरा क्या है। तो हीरा एक तत्व है, याद रखना तत्व है, कोई हीरा धातु है क्या, नहीं। सबसे कठोर तत्व हीरा ही है, ठीक। चलो नेक्स्ट बात करूंगा कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना, या किसने कहा था। तो सबसे पहले महर्षि कणाद ने बोला था कि विश्व का जो प्रत्येक पदार्थ है ना अत्यंत सूक्ष्म कणों से बन के बना है, जिसे अपन परमाणु कहते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। तो यौगिक बताना है। तो यौगिक क्या होता है, एक अमोनिया यौगिक है। अब समझ लो, तत्व जो होता है प्योर होता है और यौगिक जो होता है विभिन्न तत्वों के मिश्रण से बनता है, ठीक। जैसे अमोनिया की बात करूँ तो NH3। अब NH3 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, लेकिन ओजोन का O3 होता है यानी केवल ऑक्सीजन होता है। पारा Hg होता है केवल। वायु जो है क्या है, O2 ऑक्सीजन है, ठीक। चलो नेक्स्ट की बात करूँगा कि निम्न में से कौन सा एक तत्व है आपको बताना है। तो इसमें से हीरा क्या है, तत्व है, क्या है, तत्व, ठीक, शुद्ध। अगला बात करूंगा वायु निम्न में क्या है। तो वायु जो है ना मिश्रण है, क्या है, मिश्रण है विभिन्न विभिन्न हवाओं का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक है। तो आपको ये बताना है। तो अमोनिया यौगिक अभी बता दिया। नेक्स्ट देखेंगे कि मिश्रण निम्न में मिश्रण कौन है। तो मिश्रण जो है बहुत पूछता है यहाँ से। तो इस्पात यानी स्टील क्या है, मिश्रण है। शुद्ध तत्व कौन सा है इनमें से, तो आपको बताना है। तो सबसे शुद्ध तत्व है ना सोडियम है। सोडियम क्या है, सोडियम चाकू से काटे जाने वाली धातु भी है। सोडियम को मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं क्योंकि क्रियाशील बहुत होती है, ठीक है। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। तो एक ही प्रमाण के जो परमाणु है ना प्राकृतिक तत्वों में मिलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रक के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करके बनाया गया जो पदार्थ है तो यौगिक कहलाता है। दो या दो अधिक शुद्ध पदार्थ है तत्वों से मिलकर बना हुआ,
ठीक। अगला है कि किसी बर के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर ही लगे रहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो जिम्नोस्पर्म के वर्ग के, यानी जिम्नोस्पर्म जो वर्ग होता है पौधों का, उसमें बीज तो बनते हैं पर बीज जो है नग्न रूप से पौधे पर ही लगे रहते हैं, जिम्नोस्पर्म, याद रखना। अगला है कि संसार के सबसे लंबे पौधे से संबंधित है, तो संसार के सबसे लंबे पौधे जो होते हैं ना, जिम्नोस्पर्म वर्ग के होते हैं। ठीक। नेक्स्ट है कि जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? तो याद रखना, जिम्नोस्पर्म का जो मेवा कहते हैं चिलगोजा को कहते हैं। ठीक। ये पादप कोशिकी के क्वेश्चंस हैं। ठीक। नेक्स्ट है कोलेराइड जो है जुड़े जड़ें पाई जाती हैं, तो कोलेराइड में जो जड़ें जो पाई जाती हैं ना, वो साइकक्स के पौधे में पाई जाती हैं, कोलेराइड की जड़ें। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो साइकक्स में ही सबसे बड़ा बीजांड होता है। ठीक, याद रखना। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? अभी मैंने बताया पाइनस, या पाइनस से प्राप्त होता है चिलगोजा। पाइनस होगा, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि साबूदाना किससे बनता है? तो याद रखिएगा साबूदाना कोई फल उल नहीं है। ठीक है, साबूदाना कोई पेड़ से नहीं उगाते, साबूदाना जो बनता है ना वो साइकक से बनता है। ठीक, जो अपन खाते हैं। नेक्स्ट है कि दमा एवं खांसी रोगों में काम आने वाली औषध जो है एफ्रेडीन किससे प्राप्त होती है? तो एफ्रेडीन जो औषधि है ना वो प्राप्त होती है इफेड्रा से। मुझे पता है क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लग रहे होंगे, लेकिन यही मॉडरेट लेवल आ रहा है तो आपको तैयार रहना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिंकोजो जो है ना जीवित जीवाश्म कहलाता है। नेक्स्ट है कि विषाणु यानी वायरस क्या है? तो एक अकोशिकी है, वायरस में कोई कोशिका नहीं होती। ठीक। अब है काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत या सफ़ेद वस्त्र शीतल यानी ठंडे क्यों होते हैं? तो याद रखना, होता क्या है कि जो उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परिवर्तित, यानी कि सफ़ेद वस्त्र जो है ना प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जबकि काले वस्त्र अवशोषित कर लेते हैं तो गर्म हो जाते हैं, लेकिन ये परावर्तित करते हैं सफ़ेद, तो इसलिए ठंडे रहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा अधिक गर्म क्यों होते हैं? तो ऊनी कपड़े इसलिए गर्म होते हैं कि ये ताप पे अच्छे रोधक, यानी ताप को बाहर नहीं निकलने देते। ठीक, ऊनी कपड़े। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक क्यों होता है? तो याद रखना, अगर कोई उबलता जल है ना उसमें उससे ज़्यादा अगर भाप से आप जलोगे ना तो ज़्यादा दर्द करेगा, क्योंकि भाप में जो है गलन की गुप्त ऊष्मा मौजूद होती है, लेटेंट हीट। ठीक है, याद रखना। अगला है कि वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक स्टील के गिलास के बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित करती हैं, जो भरा होता है ठंडे जल से। कभी आपने देखा हो कांच का ठंडा गिलास भर दो तो अपने से ही पानी बाहर निकलने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे उत्सर्जक जो है ना अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसने दिया है? तो किरचॉफ ने दिया है यह नियम कि अच्छे उत्सर्जक जो हैं अच्छे अवशोषक भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी कृष्णा के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसमें परम ताप के चतुर्थ घात के अनुपाती होता है, यह नियम किसने दिया? तो स्टीफन का यह नियम है, याद रखना, स्टीफन का नियम। नेक्स्ट है कि स्टीफन का जो विकिरण का नियम है उसका क्या होगा सूत्र? तो याद रखना, E प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, ये क्या हो जाएगा स्टीफन के विकिरण के नियम का सूत्र। ठीक। अगला बात करूंगा कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा चारों ओर माध्यम तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, यह किसने बताया? तो ये किसने बताया? न्यूटन का शीतलन नियम बोलता है किसी वस्तु के ठंडे होने की जो दर है ना वस्तु के चारों ओर जो माध्यम होगा उसके तापांतर के अनुक्रमानुपाती होगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का जो शीतलन नियम है लागू कब होता है? जब ताप अंतर में बहुत ज़्यादा ना हो, यानी कि ताप में ज़्यादा अंतर ना हो तो न्यूटन के शीतलन नियम को आप लागू करोगे। ठीक। अगला है कि गर्म जल जो है 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री से 70 डिग्री ठंडा होने में कितना समय लेगा? तो 10 मिनट से ज़्यादा समय ले लेगा। उसका एक रीजन है साइंटिफिक। देखो 90 से अगर 80 आया इसका मतलब बाहर का जो टेम्परेचर है उसको ज़्यादा ले लिया, लेकिन जब 80 से 70 हो रहा तो पहले से ही ठंडा है, यानी थोड़ा गर्म हो गया, तो एक थोड़ा सा 10 मिनट से ज़्यादा समय लेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? तो इसमें से तांबा जो है ना विद्युत तो है लेकिन अचुंबकीय है। ठीक। अगला है कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात बोलते हैं। ठीक। निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? तो याद रखना, इसमें से जो एल्यूमिनियम है ये चुंबकीय गुण नहीं है, कोबाल्ट निकिल लोहा में है। ठीक।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो बिस्मथ जो है ना Bi वो प्रतिचुंबकीय है। ठीक, अब थोड़ा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है, या फिर जिसको भी अगर लग रहा होगा स्पीड बहुत धीमी है तो स्पीड थोड़ा बढ़ा के देख लेना 1.5 करके। ठीक है, एक शक्तिशाली चुंबक है तो एक शक्तिशाली चुंबक वो होता है जो केवल लोहा और उससे लोहे से बनी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु प्रतिकर्षित ना करे। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से बताना है। तो देखो, सिसोमीटर जो है ना ये पृष्ठतल वक्र त्रिज्या से संबंधित नहीं है, भूकंप से है। बाकी कार्डियोग्राफ हृदय गति से है, कार्बोरेटर आंतरिक दहन से है, मैनोमीटर दाब से है। तो याद रखना निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो टोक्योमीटर जो है ना ये दाबांतर से नहीं है, बाकी अमीटर विद्युत धारा से है, एनोमीटर वायु की चाला, पायरोमीटर उच्च ताप। अगला है कि सापेक्षिक आर्द्रता जो है ना किससे नापते हैं? तो याद रखना जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो अपन नापते हैं हाइग्रोमीटर से, हाइड्रो नहीं हाइग्रोमीटर से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो समान तापमान बनाए रखना है फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य। नेक्स्ट है कि मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर द्वारा गैसों के दाब का माप किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु की आर्द्रता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? तो वायु की आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर, अभी मैंने बताया। चलो, अगला है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा नापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से नापते हैं दूध के घनत्व को। नेक्स्ट है निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई के लिए किया जाता है? तो यहाँ याद रखिएगा अल्टीमीटर जो है ना विमानों की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। अगला है कार्बोरेटर का उपयोग क्या है? तो एयर फ्यूल को मिक्सचर को जो जैसे मान लो मोटरसाइकिल है तो उसमें कार्बोरेटर जो है ना एक तरफ से एयर एक तरफ से पेट्रोल, यानी एयर फ्यूल को पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना है। क्या है? पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, एयर फ्यूल मिक्सचर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अमीबा और मलेरिया के परजीवी को निम्न किस श्रेणी में रखा गया है? तो अमीबा जो एक कोष की जीव है और मलेरिया इसको प्रोटोजोवा की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अगला है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार कितने किया? तो फॉरेनहाइट ने किया, इनके नाम पर एक फॉरेनहाइट टेम्परेचर भी है। अगला है कि जीन शब्द किसने बनाया? तो WL जॉनसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, गर्भाशय यानी बूम जो है होता है यूट्रस, ये किसके वैकल्पिक शब्द हैं? तो यूट्रस होगा, ये सॉरी ये नहीं यूट्रस होगा। ठीक, जहाँ से गर्भनाल से बच्चे को भोजन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार के दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं? तो जब किसी को देखो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो देख सकता है लेकिन पास की नहीं देख सकता, निकट में निकट की देख सकता है लेकिन दूर की नहीं देख सकता। मोतियाबिंद क्या है? आंखों में सफ़ेद सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं। वर्णांता जिसको हरा पीला हरा लाल रंग नहीं दिखाई देता। यहाँ पूछा क्या है कि दूर दृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार की दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा दूर दृष्टि की निवारण के लिए, जबकि निकट के लिए अवतल लेंस उपयोग करोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि घेंघा रोग जो है ना किसकी ग्रंथि बढ़ने से होता है? तो घेंघा रोग जो है ना जब आपकी अबटू या थायराइड ग्रंथि बढ़ जाएगी तो घेंघा रोग, ये आयोडीन कमी से होता है। ठीक है, अगला है भ्रूण परीक्षण जिसको अपन बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया, क्यों? क्योंकि इससे क्या है लिंग का चुनाव करते हैं कि बच्चा है बच्ची। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा जो जीवाणु कोशिका है उसमें सूत्र कणिकाओं की संख्या जो होती है ना वो होती है शून्य। कितनी होती है? शून्य, कोई भी संख्या नहीं होती। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? डिंब वाहिनी या फैलोपियन टिप बोलते हैं, वहाँ निषेचन होता है जहाँ पे नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु मिलकर निषेचन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान वाले तत्वों से बने क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा वो होते हैं समभारिक, जो अलग अलग परमाणु संख्या लेकिन समान द्रव्यमान से बने होते हैं, समभारिक। बट अगर मैं बात करूं समान परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान तो वो हो जाएंगे समस्थानिक, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और उसकी द्रव्यमान संख्या 36 है तो उसके न्यूक्लियस के न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो 36 में 17 घटा दो तो 19 हो जाएगी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? तो आपको बताना है। तो तांबे यानी Cu का 29 है परमाणु क्रमांक। ठीक, नेक्स्ट है कि जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो घटना क्या कहलाती है? जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छपाएगा ना उसे बोलते हैं एपीस्टेटिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहलग्नता की खोज किसने की? तो सहलग्नता की खोज बेटसन ने की थी।
अगला क्वेश्चन है कि एलोसोम होते हैं, तो एलोसोम होते क्या हैं, तो याद रखना एलोसोम लिंग गुणसूत्र होते हैं एलोसोम। अगला है कि एस चंद्रशेखरन का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो एस चंद्रशेखरन का नाम जो जुड़ा है ना वो जुड़ा है खगोल भौतिकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमन प्रभाव किसने दिया, तो याद रखना रमन प्रभाव सीवी रमन या चंद्रशेखरन वेंकट रमन ने दिया, जिन्हें रमन प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। अगला है कि बर्फ जो है पानी पर इसलिए तैरती क्यों, क्योंकि बर्फ का घनत्व जो है ना पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, इसलिए तैरती है। अगला क्वेश्चन है कि पायसी कारक एक एजेंट है जो क्या करता है, तो पायस को स्थायी कर देता है पायसी कारक। नेक्स्ट है कि वायु को संतृप्त कब माना जाता है, तो जब इसमें जल वाष्प का अंश अधिकतम हो तो वायु को संतृप्त माना जाता है। अगला है कि परमाणु संख्या 29 किससे संबंधित है, तो याद रखना परमाणु संख्या 29 डी ब्लॉक से संबंधित है और कॉपर का होता है परमाणु संख्या 29। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि कोशिका का, एक सेकंड, कोशिका का जीवित अंश जो है जीव द्रव्य कहलाता है या किससे बना होता था, जीव द्रव्य जो है ना कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और एनी कोशिकांग तीनों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है कोशिकी व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद में है कोशिकी आणविक जीव विज्ञान केंद्र। अगला है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो याद रखिएगा सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो याद रखिएगा सभी देह ऊतक जो है एक ही प्रकार कोशिकाओं से बने हैं, ये सही नहीं है। निम्नलिखित कोशिका अंकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है, तो कोशिका झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम्य होती है, यानी थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देती, पूरा पारदर्शी नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस का ये रिवीजन के लिए क्वेश्चन पूरा रखे हैं हम जो आए हुए हैं। इस देखो सोडियम सिलिकेट किसको कहते हैं, तो याद रखना मृदु कवच को बोलते हैं सोडियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है कि जीवों को उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो पारिस्थितिकी बोलते हैं जीवों के और पर्यावरण के अध्ययन में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल जीव द्वारा बल्कि अतिरिक्त भौतिक स्थान हो जीव समुदाय की कार्यात्मक इकाई है, तो याद रखना जो इकोसिस्टम होता है ना वो सब के लिए है, निर्जीव सरजीव सबके लिए, जीवों के लिए भी। नाइट्रोजन चक्र में शामिल निम्नलिखित अणुओं या आयनों में किसमें ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता, तो जो नाइट्रोजन चक्र में शामिल है ना वो है नाइट्रेट, और नाइट्रेट में अणु या परमाणु नहीं होता ऑक्सीजन का। अगला है कि वर्णांता का दोष किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, तो याद रखिएगा वर्णांता में जो जिसको भी हो जाता है तो उसके हरा और लाल रंग नहीं दिखते हैं, और वर्णांता का दोष जो है ना ये किसी से दूर नहीं हो सकता भाई साहब, ठीक है। अगला है कि डेल्टोनिज्म या प्रोटोनोपिया एक प्रकार की क्या वर्णांता है, यानी कि याद रखना अगर क्वेश्चन आया कि डेल्टोनिज्म या प्रोटोनोपिया क्या है तो एक प्रकार की वर्णांता है जिसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता, तो सभी रंग नहीं देख पाता आपका रोगी, कौन कौन से सभी रंग, यानी कि हरा लाल नीला नहीं देख पाता, दिखता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता उसे, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस इसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हानिकारक जो परावैरणीय किरणें हैं इनसे रक्षा करने और भूमि के चारों में मौजूद जो है ओजोन का क्षय कारण क्या है, यानी ओजोन यानी O3 का क्षय का मेन कारण क्या है और चारों का, तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC फ्रिज और एयर कंडीशनर वगैरह में होता है, ये जो है ओजोन का क्षरण कर देता है, ठीक है, खत्म। अगला है एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तो की संख्या समान रहती है, तो जब आप बाएं से दाएं जाओगे ना तो उनके होल यानी कोषों की संख्या जो है समान रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है, तो याद रखना कि जो संक्रमण धातु होती हैं कम विद्युत ऋणात्मकता नहीं होती, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है। अगला है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो कार्ल सीले और पिस्टने ने ऑक्सीजन की खोज की। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है, तो याद रखिए कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती शैली या सुसाइड बैग कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आत्मघाती शैली या सुसाइड बैग लाइसोसोम को बोला जाता है, गलत टाइप हो गया है लाइसोसोम, याद रखिएगा। अगला है अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है, तो खाद्यधानी में अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अपना भोजन पचाता है। मादा युग्मक को क्या बोलते हैं, तो याद रखना मादा युग्मक को बोलते हैं अंडाणु और पुरुष युग्मक को शुक्राणु, और ये दोनों मिलते कहाँ हैं, फैलोपियम ट्यूब या डिंब वाहिनी पर जहाँ पे निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केवल पादप कोशिका में स्थित होती है, तो याद रखिएगा माइटोकांड्रिया जो है केवल पादप कोशिका में, सॉरी गलत बता रहा हूँ, माइटोकांड्रिया तो होती है इसमें, प्लास्टिड जो होती है केवल पादप कोशिका में ही होती है, ठीक है।
निम्नलिखित में से किसने क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया? तो डार्विन ने जो है ना क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाशता यानी सामान्यतः सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो होता क्या है? ये अपने नॉर्मल से क्या हो जाती है? दूर मुड़ती है। जब कोई भी सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूखा बालू जो है चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू जो है चमकीला नहीं दिखाई देता है, द्वितीयन दिखाई देता है। होता क्यों? ये परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से पकड़ने के लिए क्या कोशिश करना चाहिए? तो मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। लगाते हैं ना लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण क्या है? तो ये कारण क्या है इसका कि आभासी गहराई जो है वास्तविक गहराई से कम दिखती है? अपवर्तन ही कारण है। अपवर्तन परावर्तन में कंफ्यूज मत होना, मैं बता देता हूँ। देखो, प्रकाश अगर किसी सतह से लौटाकर उसी सतह से उसी मार्ग से वापस लौटता है तो वो होता है परावर्तन। लेकिन प्रकाश अगर किसी सतह से टकराए और अपने मार्ग से भटक जाए वो होता है अपवर्तन। ठीक, याद रखना। अगला क्वेश्चन है किसी गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई जो छड़ है या छड़ी मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है? तो याद रखिएगा कि अगर पानी में आप कोई छड़ डाल दोगे और फिर देखोगे ना तो अपवर्तन के कारण, यह भी मैंने बताया कि अपनी सतह से क्या होता है? भटक जाता है। नेक्स्ट है कि तड़ित चालक यानी तड़ित जो होता है यानी कि जैसे बिजली तड़कती है ना आसमान में, उसको तड़ित बोलते हैं। उसकी चमक जो है ना उसकी ध्वनि से पहले से दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जो होता क्या है, प्रकाश की जो गति है ना ध्वनि की गति से अधिक होती है। ठीक। एक थर्मामीटर बनाने में एक ही तत्व का उपयोग आवश्यक है जो क्या हो? तो जो गर्म या ठंडा जल्दी किया जा सके वो तत्व आवश्यक है। अगला है कि भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित वक्र रेखा क्या कहलाती है? तो आरेखित जो वक्र रेखा है ना ये आपको बताना है क्या कहलाती है। ठीक है, इसका आपके ऊपर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती पैदा करता है डॉट डॉट। तो याद रखना जो पाराध्वनिक विमान जो होता है जिसको हाइपरसोनिक विमान भी बोलते हैं वो पारा शब्द ध्वनियाँ निकालता है। इको साउंडिंग का प्रयोग कहाँ होता है? तो समुद्र की गहराई नापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोस्टिक विज्ञान कौन सा है? तो याद रखना इकोस्टिक विज्ञान जो है वो ध्वनि से संबंधित एक विज्ञान है, इकोस्टिक विज्ञान। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? तो मनुष्य के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है ना तो वो है मैक्सिमम 60 डेसिबल तक की ध्वनि अच्छी है, नुकसान नहीं करेगी। निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण क्या कहते हैं? जो बहुत छोटी वस्तु होती हैं सोनार द्वारा उन्हें पता लगाया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, याद रखना। नेक्स्ट है कि मैं यानी बादल गरजने से सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे होता क्या है? तो याद रखना दोनों कानों के उसके जो पटल है ना वायु उपकरण बाहर बराबर करने के कारण ये काम करता है। अगला है कि वायु में यानी वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो वायु के अगर तापमान में परिवर्तन होगा ना तो ध्वनि की फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति में परिवर्तन जरूर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी संगीत ध्वनि की जो तीव्रता है किसमें मापी जाती है? तो याद रखना संगीत ध्वनि की किसी भी ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में ही नापी जाती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग की होती है ध्वनि तरंग। निम्न में से कौन सा एक कथन जो है ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो आपको बताना है। तो इसमें से जो है ना एक कथन जो आपका है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि तरंगों की जो चाल है 332 मीटर पर सेकेंड होती है, सत्य बात है, बाकी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ ये रोग जो है ना फूड एंड माउथ ये किसके कारण उत्पन्न होता है? तो याद रखना वायरस यानी विषाणु के कारण उत्पन्न होता है फूड एंड माउथ। अगला है कि आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है? तो आलू में जो मोजेक रोग है ना वो वायरस के कारण होता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा जो फाइकोलॉजी है शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं, जबकि माइकोलॉजी जो है ना कवकों के अध्ययन को बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है ना वो सेल्यूलोज से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाइड्रा की स्त्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? ट्यूक्लोरेला जो है ना हाइड्रा की
सहजीवी शैवाल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य क्या कहलाता है, किससे बना होता है, तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य यानी कोशिकांग, मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट है कि कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद में है कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो इसमें से जो है ना, ये क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए अपन नहीं देखेंगे, एक बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है, तो मैग्नीज जो है ना एक संरचनात्मक घटक है कोशिका भित्ति का। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो डीएनए जो होना है नाभिक के बाहर मिलता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया पे, जिसको कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि सेल जो है ना कोशिका नामक किस विज्ञानी ने, मतलब सेल यानी कोशिका खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। रॉबर्ट बाउंड ने क्या काम किया था, केंद्रक का नाम दिया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभाजित करती है, तो जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका को सेंट्रियोल विभाजित करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारा मछली के नाम से जाना जाता है, तो तारा मछली के नाम से एस्टीरियस को जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट है कि मछली जो है किससे सांस लेती है, तो गलफड़े या गेल से सांस लेती है मछली। मछलियों के दिल की विशेषता क्या है, तो मछलियों के हार्ट में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, कैसा रक्त, अशुद्ध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है, तो इसमें से समुद्री घोड़ा तो मछली है, बाकी ये मछली नहीं है भाई साहब, ठीक है। निम्न में से कौन मछली नहीं है, तो इसमें से स्टार फिश जो है मछली नहीं है। अगला है कि फास्फोरस सबसे अधिक क्रियाशील रूप है, तो फास्फोरस को जो सबसे अधिक क्रियाशील रूप है, सबसे खतरनाक होता है, वो पीला या सफ़ेद फास्फोरस होता है। नेक्स्ट है कि पीले फास्फोरस को सुरक्षित कैसे रखते हैं, तो जल में सुरक्षित रखते हैं, जबकि कैरोसिन में क्या सुरक्षित रखते हैं, सोडियम, याद रखना। अगला है कि दिया सलाई यानी कि माचिस की तीलियों में कौन सा फास्फोरस प्रयोग करते हैं, तो माचिस की तीलियों में आप फास्फोरस लाल वाला प्रयोग करते हैं, ठीक। हड्डियों और दांतों में लगभग 50% क्या होता है, तो कैल्शियम फास्फेट होता है हड्डी और दांतों में लगभग 50%। नेक्स्ट है कि फास्फोरस के अपरूपों में कौन स्दीप्त गुण दिखाता है, तो सफ़ेद फास्फोरस या श्वेत फास्फोरस जो है ना स्फुर दीप्ति का गुण दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो अवरक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है टेलीविजन के दूरस्थ के लिए। नेक्स्ट है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि पृथ्वी की जो सतह है वो वक्राकार होती है, इसलिए एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डालते हैं तो क्या बनता है, जर्मेनियम जाली में जब आर्सेनिक परमाणु डालोगे तो आपका बाह्य सेमीकंडक्टर बनाएगा। अगला है कि राडार का प्रयोग किस लिए होता है, तो राडार का प्रयोग जो है दूर की वस्तुओं को पहचानने और ऊर्जा का पता लगाने के लिए सबसे ज़्यादा होता है। अगला है कि 3D चित्र या त्रिविमी चित्र जिसको होलोग्राम भी बोलते हैं, किसके द्वारा लिया जाता है, तो होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये ट्रांसफार्मर के जो क्रोड है कैसे बनाए जाते हैं, तो ये कौन सबसे ज़्यादा जो है ना नरम लोहे का उपयोग करके ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, और ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था फैराडे ने, याद रखना, माइकल फैराडे, नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर है क्या, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो एसी करंट को वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेंज का नियम क्या बोलता है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव होता अगर तो क्या होता, तो उसको परिणामी ध्रुव बोलते हैं, जबकि अभी चुंबक के केवल ध्रुवी ध्रुव हैं एन और एस, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ है इसका चुंबकीय क्षेत्र NS। लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है, 780 डिग्री सेल्सियस। क्यूरी ताप वो है कि जिस ताप पे लोहा पिघलने लगे, ठीक, क्यूरी ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में किसका आवश्यक है, तो चुंबक जो है इनमें भी रहता है, घंटी में भी, डोरबेल, पंखा, धुलाई मशीन, सब में चुंबक लगा रहता है। विषुवत रेखा पर नित्य कोण का मान कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। विषुवत रेखा क्या होती है, देखो ये नॉर्थ शोर, ये साउथ पोल, बीच की रेखा इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, तो एक दूसरे के समानांतर होती हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं।
अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो याद रखना, जो कोशिका भित्ति होती है ना, उसकी उपस्थिति कारण अपन पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देख सकते हैं। ग्लाजी काय का प्रमुख कार्य क्या है, तो स्त्रावण है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए में रखता है, तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया, रिपीटेड क्वेश्चन है, डीएनए रखता है। अगला है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो है ना, प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्या कहलाता है, कोशिका की आणविक और नियंत्रण क्या कहलाता है, तो एजिंग कहते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण को एजिंग। ठीक। धूप की चश्मे की क्षमता कितनी होती है, तो 0 डायोप्टर होती है धूप की चमके की क्षमता, उसमें कोई पावर नहीं होता। एक लेंस का अगर फोकांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता 4D होगी, कितनी, 4 डायोप्टर। एक लेंस की फोकस दूरी अगर 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता कितनी होगी, आपको ये बताना है। तो अगर लेंस 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता 5 डायोप्टर की होगी। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी ऐनक या चश्मे के लेंस का पावर 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पष्ट जो दूरी देखने एक स्वस्थ व्यक्ति देख सकता है तो 25 सेंटीमीटर तक नंगी आंखों से स्पष्ट चीज़ों को देख सकता है। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है, घट जाती है। ठीक। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही, उसी को तो एंटीबायोटिक बोलते हैं। बायोलॉजी के जन्मदाता कौन थे, तो अरस्तु थे बायोलॉजी या जंतु विज्ञान के जन्मदाता। किस वैज्ञानिक ने खोजा कि मलेरिया मच्छरों से होता है, तो रोनाल्ड रोस ने बताया कि मादा एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया प्रोटोजोआ होता है। लेप्रोसी बेसिलम का आविष्कार किसने किया, तो हैंसेन ने किया था लेप्रोसी बेसिलम का आविष्कार। ठीक है, चलो ये था हमारा आज का पूरा सेगमेंट वीडियो, जो आपके 27 और 28 अक्टूबर को आज और कल जो होंगे AWA TPO के एग्ज़ाम, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से बार बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 300 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए हैं। और चैनल अगर अच्छा लगा हो आपका ये स्टडी मटेरियल और जो भी वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।